नमस्ते वाइल्ड लाइफ के दीवानों। आज हम एक जंगली सफर पर जा रहे हैं, लेकिन इस बार किसी रेन फॉरेस्ट में नहीं। हम जा रहे हैं इस अद्भुत दुनिया में कि कैसे जीव जंतु खाते हैं और जीते हैं। बिल्कुल हमारी तरह इस पृथ्वी पर हर जीव को जीने, बढ़ने और वो सब करने के लिए भोजन की जरूरत होती है जो उन्हें खास बनाता है। छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़ी से बड़ी भेल तक हर जीव को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। लेकिन ये ऊर्जा आती कहां से है, यही हम पता लगाने वाले हैं। तैयार हो जाइए अलग अलग जीवों के खाने के तरीकों को जानने के लिए। कस के पकड़िए, ये सफर बहुत मजेदार होने वाला है। अब शुरू करते हैं फूड चेन के असली हीरो से, पौधे। हमारे उलट पौधे बहुत ही कमाल के होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। हाँ, उन्हें शिकार करने या खाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती। उनके पास एक सुपर पावर है जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पौधों को ऐसे विशाल फूड फैक्ट्रीज की तरह समझो जो सूरज की रोशनी, पानी और हवा का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। काफी कूल है ना? इन हरे भरे जीनियस को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है खुद खाना बनाने वाले। ये ज्यादातर इकोसिस्टम्स का आधार होते हैं जो हमारे समेत अनगिनत जीवों को खाना और ऑक्सीजन देते हैं। तो पौधे असल में धूप से खाना कैसे बनाते हैं? यह प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प और जटिल है। सोचिए, एक पौधा अपनी पत्तियों से धूप सोख रहा है, जैसे आप बीच पर धूप सेकते हैं। पौधे की पत्तियां धूप को सोखने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई होती है, जैसे आप बीच पर धूप सेकते हैं। लेकिन पौधे सिर्फ धूप का आनंद नहीं लेते, वे इसे अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं। ये धूप पौधे के लिए ईंधन की तरह होती है। धूप की ऊर्जा पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह उन्हें जीवित रहने और बढ़ने में मदद करती है। पौधा अपनी जड़ों से जमीन से पानी और अपनी पत्तियों में छोटे छोटे छेदों से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये छेद स्टोमाटा कहलाते हैं। पत्तियों के अंदर एक खास चीज होती है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो पौधों को हरा बनाता है और उन्हें सूरज की रोशनी की ऊर्जा का इस्तेमाल करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मीठे खाने में बदलने में मदद करता है। क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट है जो प्रकाश को अवशोषित करता है, जो पौधों को हरा बनाता है और उन्हें सूरज की रोशनी की ऊर्जा का इस्तेमाल करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मीठे खाने में बदलने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में पौधे ग्लूकोज नामक एक प्रकार की शक्कर बनाते हैं जो उनका मुख्य भोजन होता है। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं और यह पौधों के जीवन का आधार है। फोटोसिंथेसिस के बिना पौधे जीवित नहीं रह सकते और यह जादू की तरह है जो साधारण चीजों को एनर्जी से भरपूर खाने में बदल देता है। यह प्रक्रिया इतनी अद्भुत है कि इसे समझना भी एक चमत्कार जैसा लगता है। होशियार हैं ये पौधे, है ना? वे न केवल अपने लिए भोजन बनाते हैं बल्कि हमारे लिए भी ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं जानवरों की, जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं। हम सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमें ऊर्जा देता है जिससे हम अपने दैनिक कार्य कर पाते हैं। पौधों के विपरीत हम धूप में खड़े होकर अपना खाना नहीं बना सकते। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें अपनी ऊर्जा पाने के लिए दूसरे जीवों को खाना पड़ता है। हम अपने भोजन के लिए पौधों और जानवरों पर निर्भर होते हैं। हम अपने जैसे जीवों को हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, मतलब दूसरे से खाने वाले। यह एक प्राकृतिक चक्र है जिसमें हर जीव किसी न किसी पर निर्भर होता है, चाहे वो रसीला आम हो, कुरकुरी गाजर हो या ताजे फल और सब्जियां। हम इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाते हैं, या दाल चावल से भरा पेट भरने वाला कटोरा। हर भोजन हमें ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है। हम पौधों पर या पौधे खाने वाले दूसरे जानवरों पर निर्भर करते हैं। यह एक जटिल लेकिन सुंदर संतुलन है। यहां तक कि एक खूंखार बाघ को भी अपना खाना खाने के लिए हिरण का शिकार करना पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है। तो अगली बार जब आप कोई स्वादिष्ट खाना खाएं, तो सोचें कि यह कितने प्रयासों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। तो याद रखें कि आपका खाना कहां से आता है। यह खेतों, बागों और जंगलों से होकर आपकी थाली तक पहुंचता है। और उन पौधों और जानवरों का शुक्रिया अदा करें जो हमें ये देते हैं। यह आभार हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और उसकी कद्र करने की याद दिलाता है। भाग 5, जीवन का चक्र, खाने से लेकर डीकंपोजर्स तक। अब यहां चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। बचा हुआ खाना, गिरी हुई पत्तियां और यहां तक कि
जानवरों का मल का क्या होता है? क्या ये सब बस कचरा है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर डीकंपोजर्स की अद्भुत दुनिया शुरू होती है, प्रकृति के सफाई कर्मचारियों की तरह। ये मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पोषक तत्व वापस इकोसिस्टम में चले जाए। डीकंपोजर्स के बिना हमारा ग्रह बहुत अलग होता, मरे हुए सामान के ढेर से भरा होता। भाग 6, कवक, रिसाइकलिंग के उस्ताद। डीकंपोजर्स के सबसे महत्वपूर्ण समूहों में से एक है कवक। आप उन्हें मशरूम, टोडस्टूल या रोटी पर फफूंदी के रूप में भी जानते होंगे। हालांकि वे थोड़े अजीब लग सकते हैं, कवक पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी हैं। ये दिलचस्प जीव खास रसायन छोड़ते हैं जो मृत पौधों और जानवरों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया न केवल पर्यावरण को साफ करती है, बल्कि मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों को वापस छोड़ती है, जिससे वे पौधों के फिर से उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। यह जीवन, मृत्यु और नवीनीकरण का एक बड़ा सुंदर चक्र है, सब हमारे कवक मित्रों की बदौलत। भाग 7, अलग खाना, अलग काम। अब तक हमने पौधों जैसे ऑटोट्रॉफ्स के बारे में सीखा है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जानवरों जैसे हेटेरोट्रॉफ्स जो दूसरे जीवों को खाते हैं, और कवक जैसे सैप्रोट्रॉफ्स जो मृत पदार्थों को तोड़ते हैं। प्रत्येक समूह इकोसिस्टम में एक अनोखी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल एक संतुलित टीम की तरह। दुनिया को एक विशाल नाटक की तरह कल्पना कीजिए, जिसमें अलग अलग कलाकार हैं, पौधे उत्पादक हैं, खाना बनाते हैं, जानवर उपभोक्ता हैं, दावत का आनंद लेते हैं, और कवक पुनर्चक्रण करता है। यह सुनिश्चित करते हैं कि कुछ भी बर्बाद न हो। यह जीवन का एक विशाल इंटरकनेक्टेड जाल जैसा है, जिसमें प्रत्येक जीव जीवित रहने के लिए दूसरों पर निर्भर है। भाग 8, बाहर जंगल है। सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़े हाथियों तक हर जीव प्रकृति के नाजुक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक विशाल पहेली की तरह है, और प्रत्येक जीव एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है जो पूरी तरह से फिट बैठता है। तो अगली बार जब आप बाहर कदम रखें, तो अपने आसपास जीवन की अविश्वसनीय विविधता की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। धूप में भीगते पौधों, भोजन की तलाश में जानवरों, और यहां तक कि हमारे पैरों के नीचे चुपचाप काम करने वाले कवक को देखें। याद रखें, हम सभी जीवन के इस अद्भुत जाल का हिस्सा हैं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी रक्षा करना और इसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। भाग 9, क्या बात है, आज हमने क्या सीखा? खैर, हमने जीवित चीजें कैसे खाती हैं और कैसे जीवित रहती हैं, इसकी अद्भुत दुनिया की खोज में बहुत अच्छा समय बिताया है। हमने देखा कि कैसे विभिन्न प्रजातियां अपने भोजन को खोजने और उपभोग करने के लिए अनूठी रणनीतियों का उपयोग करती है। पौधों से जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलते हैं। हम जैसे जानवरों को जो अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, जो अपने भोजन के लिए पौधों और अन्य जानवरों पर निर्भर होते हैं, और प्रकृति के पुनर्चक्रणकर्ता के रूप में कवक की महत्वपूर्ण भूमिका तक, जो मृत और सड़ते हुए पदार्थों को तोड़कर पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करते हैं। यह स्पष्ट है कि प्रत्येक प्राणी जीवन चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मधुमक्खियां फूलों का परागण करती हैं, जिससे पौधों का प्रजनन संभव होता है, और मछलियां प्रवाल भित्तियों में संतुलन बनाए रखती हैं। याद रखें, यह समझना कि जीवित चीजें अपना खाना कैसे प्राप्त करती हैं और कैसे जीवित रहती हैं, हमें प्रकृति की इंटरकनेक्टेडनेस और हमारे ग्रह की रक्षा के महत्व की सराहना करने में मदद करता है। जब हम इस इंटरकनेक्टेडनेस को समझते हैं, तो हम अपने पर्यावरण की देखभाल करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हर छोटे से छोटे जीव का भी एक बड़ा महत्व होता है। अब मैं आपसे सुनना पसंद करूंगा। मुझे नीचे टिप्पणियों में बताएं कि आपने आज जीवित चीजें कैसे खाती हैं और कैसे जीवित रहती हैं। इस बारे में कौन सी अद्भुत चीजें सीखी हैं? क्या कोई विशेष प्राणी या पौधा है जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? और क्रोकोडाइल हंटर के साथ और जंगली रोमांच के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ बने रहें और प्रकृति की और भी अद्भुत कहानियों की खोज करें।